नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे, यानी आज का जो दिन है ये 20 अगस्त 2025 से। और आज अगर हम देखें कि न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या है, जहां से आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ करंट अफेयर्स बन सकते हैं या फिर कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव आपको आज से शुरू किया गया है, यानी आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त से ये निरंतर आपको ये डेली प्रतिदिन सुबह 8 बजे ये आपकी क्लासेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे लिए आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज को, किस न्यूज को हमें पढ़ना चाहिए, किस न्यूज को नहीं पढ़ना चाहिए। अन्यथा समय हमें इधर से उधर खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव हमारे द्वारा लाया गया है ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को फायदा भी हो। और अगर इसकी पीडीएफ के लिए अगर आपको नीड होती है तो टेलीग्राम चैनल, आप हमारा टेलीग्राम हैंडल पे जाइए, आप इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ये जो इनिशिएटिव है ये आगामी बीपीएससी एग्जामिनेशन, बिहार से संबंधित किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपके लिए रामबाण सेशन होने वाला है ये। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। तो हम अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला न्यूज क्या है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले जो न्यूज हमने लिया है ये है राजगीर में 2 5 सितारा होटल और वैशाली में आधुनिक रिसोर्ट बनाया जाएगा। ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है। ठीक है, अब ये जो है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल यानी 19 अगस्त को बैठक हुआ और उस बैठक में जो है 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। ठीक है, अब ये 16 जो एजेंडों पर मुहर लगाई गई है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि राजगीर में 2 5 सितारा होटल जब बनेगा तो अब देखिए ना कि सितारा, जब 5 सितारा होटल बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले माइंड में तो हमारा यही होगा, बीपीएससी में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो किस तरीके से, अगर प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में किस तरीके से कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किन जिलों में 2 5 सितारा होटल की मंजूरी दी गई है। ठीक है, इस तरीके से आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछ लेता है कमीशन, पूछा भी जाता है और पूछा भी जा चुका है पहले भी। ठीक है, और इसके अलावा वैशाली में जो है ना आधुनिकीकरण, मतलब कि आधुनिक रिसोर्ट बनाए जाएंगे। अब देखिए ये दोनों जगह क्या है, आप खुद सोचें कि ये दोनों जगह जो है ना टूरिज्म के लिए काफी फेमस जगह है बिहार में, पर्यटन के लिए। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। समझ रहे बात, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें शुरू की गई है। और ये आप खुद समझिए कि ये जो दोनों जगह जो 5 सितारा होटल और रिसोर्ट की बात जब की जा रही है ना, तो ये किस आधार पर किया जा रहा है, किस मॉडल पर, तो पीपीपी मॉडल के आधार पर जो है ना इसको डेवलप किया जा रहा है। यानी इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपने इकोनॉमी में टर्म सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आपने सुना होगा। इसी के आधार पर जो है ना राजगीर यानी नालंदा में 2 5 सितारा होटल बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, यानी बिहार सरकार क्या करेगी, सरकार जो है ना जमीन उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही है कि भैया हम जो है ना आपको जमीन उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, बाकी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसी तरीके से वैशाली में जो है 1 5 सितारा जो है रिसोर्ट बनाने की जो बात किया गया है। ठीक है, और ये दोनों ही चीजें जो है ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की जाती है, आपको ये समझ करके रखना है क्योंकि प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर हम बात देखें तो यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी जा चुकी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए बिहार में ये भी कहा गया, अभी जो आए इसमें 2026 के सरकारी कर्मियों की 35 छुट्टियां दी गई है। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी जो है ना कार्यरत है। तो इसके लिए कमीशन थोड़ी ना प्रश्न आपसे पूछेगा, ये चीज आपको नहीं सोचना है। दूसरा एक और भी निर्णय लिया गया है, एक निर्णय ये लिया गया है कि बिहार के अंतर्गत जो है ना, अभी आपने देखा होगा कि बिहार के सभी परीक्षाओं, जैसे अगर बात करें कि 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक घोषणा किया गया था कि आगामी जो बिहार के अंतर्गत जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं ना, अगर रिक्रूटमेंट हो रही है तो फॉर्म फिल करने की जो ना शुल्क, जो परीक्षा जो शुल्क होता है, ठीक है, उस शुल्क को कम कर दिया गया है। कम करके कितना करने की बात किया गया है, तो ये किया गया है 100 रुपया। ठीक है, इसी कारण आपने देखा होगा कि बिहार एसएससी के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी अभी आई थी, जिसपे हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर के देख भी सकते हो कि कौन कौन से वैकेंसी आने वाली, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके अंतर्गत जो है ना अभी उसको क्या कर दिया गया, स्टे लगा दिया गया। रीजन, उसमें जो फीस थी, फीस को लेकर के कंसर्न था और उसमें लगभग जो है ना अनरिजर्व के लिए लगभग 550-530 रुपए की जो है ना ये परीक्षा शुल्क रखा गया था। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसी चीजों पर जो है ना स्टे लगा दिया गया है और इसीलिए ये चीजें लेकर के आई है, क्योंकि अभी जो है चीजें क्या रही है, जब तक सरकार लेकर के नहीं आता है, ठीक है ना,
एजेंडा लेकर के नहीं आएगा, चीजें नहीं लेकर के आएगी, आगे चीजें नहीं लेकर जाएगी, तो वो चीज जो है ना, जो कमीशन जो कर रहा है ये काम, उसके पास तो चीजें जाएगा नहीं। तो इसलिए जो है ना, अभी बिहार एसएससी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आई है, जिसमें हमने वीडियो भी बनाया था, उसको लेकर के थोड़ी सी स्टे लगा दिया गया है। वो जो है अभी उसमें प्रॉपर जैसे ही चीजें हो जाएंगी तो देखिएगा, अभी 2-4 दिन में फिर से हो जाएगा कि भैया फीस जो है ना, संशोधित फीस आ गया है, उसमें 550 जगह पे आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब कल ही के जो 16 एजेंडा जो आया, उसके अंतर्गत कहा गया कि 2 सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है, देखिए कितना कि ये जो है 903 करोड़ रुपए के खर्च होंगे 2 सड़क परियोजनाओं पे। कहां पर ये बनेगा, तो नेशनल हाईवे सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा 19.43 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क को जो है ना 2 लेन से क्या किया जाएगा, चौड़ीकरण की बात किया जा रहा है कि चौड़ीकरण किया जाएगा। 2 लेन पहले था, उसको 4 लेन में जो है ना परिवर्तित कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो है कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है, तो देखिए 539.19 करोड़ रुपए की जो है ना स्वीकृति इसके लिए दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहीं पे बहुत सारी फ्लाईओवर वगैरह बनाई जाएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो है ना कि राजगीर खेल परिसर में जो है ना कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर भी जो है रोड बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा सरकार काम कर रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सरकार अगर कोई भी एजेंडे पे बात करती है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, बिहार के अंतर्गत। तो हमारे लिए जो आज का जो न्यूज था, ये था राजगीर में 2 5 सितारा होटल और वैशाली में आधुनिक रिजॉर्ट बनाया जाएगा। एक तो ये न्यूज था जिसको आपको याद रखना है। अब देखिए, हमने ये भी बात कर लिया कि सरकारी नौकरियों में जो है ना परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में जो है छूट की मंजूरी मिल गया है। अब छूट के लिए हमने बात कर लिया है कि अब परीक्षार्थियों के लिए केवल जो है ना 100 रुपये देना होगा। ठीक है, और इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 15 अगस्त को उनके भाषण सुनिएगा 2025 को। ठीक है, तो उन्होंने इसमें घोषणा कर दिया था कि देखो, आप परीक्षा के लिए आप जो फॉर्म फिल करते हो शुरुआती में तो आपको 100 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप मुख्य परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो आपका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब देखिए कि इससे क्या फायदा होगा, आप खुद सोचिए इससे फायदा क्या होगा। मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हुआ करते थे जिनको जो है ना बीपीएससी का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, 600 रुपया फॉर्म फिल करने का जो है ना इनका फीस हुआ करता था। ठीक है, अब जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं होने के कारण भी जो है ना आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, जिनके पास मतलब कि पैसे नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है, 600 रुपया कहाँ फॉर्म फिल करने के लिए लाएगा। ठीक है, तो कम से कम इतना तो चीजें मिल जाएगी ना कि चलो राहत तो मिलेगी। ठीक है, तो ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ जो है ना एक न्यूज और था जो कहीं ना कहीं बहुत हल्के में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसको, तो इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत जो है ना जो पहले मिलता था 15,000 रुपया, उसको बढ़ा करके उस राशि को जो है 30,000 रुपया कर दिया गया है। तो एक न्यूज आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक चीज और कहा गया है कि देखिए, पहले जो है ना विगत वर्षों में अगर आप देखेंगे तो विगत वर्षों में ये जो चीजें मिलती थी वो लगभग जो है ना 2 से 3 शिक्षकों को ही मिलता था। ये 2 से 3 शिक्षकों को क्या मिलता था, यहाँ पे पुरस्कार मिलता था। लेकिन पिछले वर्ष के मतलब ये है 2024 में जो है ना ये 42 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो एक फैक्ट जो है ना यहाँ से आप ये ध्यान रख करके आप निकाल लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न जब पूछा जाता है कमीशन के द्वारा तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ज्यादा प्रश्न रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक और न्यूज आपको ध्यान रखना है, जो कहा गया है कि गया जी में स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती प्रतिवर्ष 31 अगस्त को जो है 23 अगस्त को, यहाँ पे देखिए 23 अगस्त को शहर के दिग्गी तालाब के उत्तर पश्चिम कोना पर मौजूद उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी। तब आपका जो है ना इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है ना, इनका नाम क्या है, तो उपेंद्र नाथ वर्मा जी। ठीक है, सरकार ने घोषणा किया है कि इनका जो है जो पुण्य तिथि है, ठीक है ना, उनकी जो पुण्य तिथि है उनको राजकीय समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये इनकी प्रतिमा कहाँ लगाई गई है, तो ये है गया जी में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखना है। अब एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि बिहार की अर्थव्यवस्था 2030 से 31 तक दुगने से अधिक हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है ना 2030 से 31 तक दुगने करने की बात किया गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, कैसे हो रहा है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट विषय है और इससे आपके मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न में आपको योगदान मिलता है। अगर आप बीपीएससी के मेंस एग्जाम लिखते हैं तो आपको कुछ डेटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको वहां पे यूज करते हैं तो ऑथेंटिक मार्क्स मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार में प्राकृतिक संसाधनों और क्षमता को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था 2046 से 39 तक कितना 1100 अरब डॉलर तक पहुंचने का उम्मीद है। एक डेटा आप याद रखिएगा, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है कि जब हम 2046 से 39 की बात करते हैं तो सरकार का लक्ष्य क्या है 47 तक कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। समझ रहे हैं बात, तो एक लक्ष्य ये भी सरकार का है। तो सरकार कभी भी जो है ना इस तरीके की चीजें नहीं चाहेगी कि उस लक्ष्य को हासिल करने में कोई व्यवधान हो। ठीक है ना, तो सरकार चाहती है कि जो भी बिहार के अंतर्गत जो भी संसाधन है,
ठीक है, जो भी क्षमता हो उसको जो है ना और अच्छे से यूज किया जाए। और उसी के अंतर्गत ये रिपोर्ट आया है कि 2046-47 तक जो है, ठीक है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी हो जाएगी, 1100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट, ये देखिए रिपोर्ट जारी किया गया, ऐसे ही बोला गया जैसे सरकार उठेगी सुबह और बता देगी कि भैया देखो हमारी जो है ना ये तरीके का इतनी हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। नहीं, रिपोर्ट में जब तक नहीं किया जाता है तो सभी चीजों को आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 2030-31 तक दुगने से अधिक बढ़ करके कितना हो जाएगा, 21.9 अरब डॉलर तक पहुंचने की अनुमान लगाया गया है, जो कि एक सकारात्मक परिदृश्य को दर्शाता है। सुन रहे हैं, तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है काफी अच्छी है और मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वहां पे। और इसके अंतर्गत कहा जाता है CII चौथे पूर्वी भारत सम्मेलन में बिहार 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार की अर्थव्यवस्था 2030-31 तक दुगने से अधिक बढ़ करके 21.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और रिपोर्ट के अनुसार बिहार तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तन, जनसंख्या संबंधी लाभ, अनुकूल नीतियों के साथ निवेशकों के लिए एक अद्वितीय अवसर के रूप में उभर रहा है। जब ऐसी बातें की जाती है ना, तो आप ये देखिए कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, निवेशक जो होते हैं, वो भी जो है ना उनके मन में भी जो है एक अच्छा अनुभव होता है कि नहीं बिहार जो है चीजें अच्छा कर रहा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि उनको जो है चीफ लेबर मिल जाएगा, समझ रहे ना, मतलब कि सस्ते दर पर जो है ना उनको श्रम मिल जाएंगे, श्रमिक मिल जाएंगे, ताकि उनको कम से कम बेजेस देना पड़े और अच्छी जो है ना उनसे क्वालिटी वाइज काम करवाया जा सके। ठीक है, तो कम से कम ये चीजें तो आप समझ ही रहे हैं बात। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि यह देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में एक है। ठीक है, कुछ चीजें आपको यहाँ से आपको पता हो जाना चाहिए। 2023-24 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद 8.54 लाख करोड़ रुपया रहा और यह वर्तमान मूल्य पे कितना रहा, वर्तमान मूल्य पे 14.4% की दर से बढ़ रहा है वर्तमान मूल्य पे। देखिए बीपीएससी जो है ना यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, यूपीएससी तो नहीं बनाएगा। ठीक है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना लेगा, बिल्कुल डिटेल उठा करके पूछ लेगा, जो इसी वर्ष भारत की 12% की वृद्धि दर से अधिक है। देखिए अगर कंपेयर करें भारत की विकास दर से तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कहा जाता है यह तेजी निरंतर सकारात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचे विस्तार और औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम है। रिपोर्ट कहता है कि पारंपरिक रूप से अपने समृद्ध कृषि के आधार के लिए जाना जाने वाला बिहार अब रणनीतिक रूप से कृषि आधारित उद्योगों, आईटी और आईटी से जुड़े सेवाओं, कपड़ा और चमड़ा क्षेत्रों, विनिर्माण, स्वास्थ्य आदि पर क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है। ठीक है, तो एक तो चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति का असर इसमें दिखा है। ठीक है, कहा गया है कि राज्य में 2016 में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति शुरू की गई थी। समझ रहे बात, तो जो है ना कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति शुरू किया गया, इसका फायदा दिख रहा है अब, यानी नीति को 2020 में संशोधित किया गया और इसे 2025 तक बढ़ाया गया। नीति में पूंजीगत सब्सिडी, बिजली किराए में छूट, रोजगार सृजन व कौशल प्रशिक्षण अनुदान और राज्य जीएसटी की वापसी सहित कई प्रोत्साहन जो है ना शामिल था। तो इससे भी जो है क्या हुआ है कि औद्योगिक जो निवेश है उसको जो ना क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। समझ रहे बात, तो वो भी ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा कदम उठाए कि हमारे लिए वहां पे इंडस्ट्री लगाना आसान हो। इस बात का आप ध्यान रखिए। कारोबार करना सुगम, आप कारोबार करना सुगम क्यों हो रहा है आप खुद समझिए। कारोबार करने के पीछे जो है ना, आप मान के चलिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिहार में, ठीक है, लेकिन वहां पर जो है अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना रहे, गवर्नेंस वहां का ठीक ना, तो आप जाएंगे 1 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये रिपोर्ट बताता है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वहां पे जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है काफी बेहतर बन चुका है सरकार के जो गुड गवर्नेंस है, ठीक है ना, उसके कारण। तो कहा जाता है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक ही जगह सभी प्रकार की मंजूरी की व्यवस्था, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, कंपनियों के अनुकूल सुधार के कारोबार करना सुगम हुआ है, जबकि स्टार्टअप बिहार पहल जमीनी स्तर पर नवोन्मेष को बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में उपजाऊ भूमि है, खनिज, पानी सहित प्रचुर प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। इसके साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को कई तुलनात्मक लाभ भी मिला है इससे। ठीक है, बिहार तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार है। देखिए जनसंख्या को लेकर के अगर हम बात करें तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे, तो जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो कंपनी कोई भी चाहेगी कि आप जो है ना वहीं पे इंडस्ट्री अपना जो है ना बनाए। समझ रहे बात, तो ये जो है ना कहीं आपकी जो है ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला बिहार है, ठीक है, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है ना खपत बहुत ज्यादा है। समझ रहे बात, यहाँ कहा जाता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो है ही, यहाँ शहरीकरण केवल कितना है, 12%। देखिए फैक्ट निकालिए, बीपीएससी इसी न्यूज से जो है ना लगभग आपका 5 से 7 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, उसको याद रखना है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का और डिस्कशन करने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल नाम और ये चीजें बता करके निकल जाएगा, ठीक है ना, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। कहा जाता है कि राज्य का अधिकतर जो भाग है ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला है। अब देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूछा था ना एक बार कमीशन में, कितनी है, 88.7 है। समझ रहे बात, कहा जाता है यहाँ शहरीकरण 12% है, जो राष्ट्रीय औसत 35% से कम है, यानी बिहार में शहरीकरण बहुत कम है। समझ रहे बात, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ बढ़ता उपभोक्ता बाजार भी है। इसके अलावा राज्य की 12.7 करोड़ की आबादी में से लगभग 58%
25 वर्ष से कम आयु के हैं। देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। और यह भारतीय राज्यों में सबसे युवा आबादी है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सबसे युवा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। समझ रहे बात, ठीक है। इससे एक विशाल, प्रशिक्षित और लागत अनुकूल कार्यबल का निर्माण हो सकता है, जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समझ रहे बात, एक बिहार की अर्थव्यवस्था की एक रूपरेखा 2030-31 तक की मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपको जो ये डिस्कशन मिल रहा है ना, इसके आधार पे आपको एमसीक्यू भी मिले, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आधार पर जो एमसीक्यू मिलेगा डेली, वो आपको मिलेगा शाम, यानी आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे हम जो है हमारे द्वारा शाम 9 बजे ये आपके 5 एमसीक्यू डेली आपको अपलोड किया जाएगा, ये आपको अटेंड करना है, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन करने में समय भी लगता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन देना संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको 5 क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर के आधार पर मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और पुख्ता हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर ही अपलोड किया जाएगा, आपको मिल जाएंगे वहीं पे, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है 7 करोड़ को मतदाता पहचान पत्र मिलेगा। देखिए 7 करोड़ को मतदाता पहचान मिलेगा। अभी जो है ना, ये एक अभियान है, ये एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से जो है ना, डाक विभाग के द्वारा जो है ना, आपके घर घर तक जो है ना क्या मिलेगा, मतदाता पहचान पत्र। आपके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, पहले वाली पुरानी वाली आपने देखा होगा कि तो वो कैसे मिलता था, डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, आते थे वहां पे सामुदायिक भवन में, गांव में और आकर के कहते थे कि भैया ये रहा, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ना आपको घर पर तक पहुंचाया जाएगा, जैसा आधार कार्ड आता है आपके पास। कहा जाता है राज्य के 7 करोड़ लोगों को उनका मतदाता पहचान पत्र डाक विभाग उनके घर तक पहुंचाएगा। तो किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है, तो डाक विभाग के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग और डाक विभाग बिहार सर्कल के बीच क्या हुआ है, करार हुआ है। तो ये फैक्ट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। कहा जाता है कि मतदाता पहचान पत्र के विवरण को लेकर डाक विभाग और निर्वाचन आयोग के बीच कई बैठकें हो चुकी है। आगामी गुरुवार को देखिए ये चीजें जो है ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। जितनी चीज जरूरत की चीजें वो हम डिस्कशन करेंगे, अन्यथा जो है ना फालतू का टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है, ना हमारा उद्देश्य है और ना ही आपके लिए आपके पास उतना टाइम है, ठीक है। कहा जाता है कि 7 से लेकर के 10 दिन का समय लगेगा पहचान पत्र वितरण करने में। समझ रहे हैं, यानी आपके पास ये जो 7 से 10 दिन में ये चीज आपको मिल जाएगा। और ये आपको फैक्ट याद रखना है, डाक विभाग और निर्वाचन आयोग के बीच करार हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सितंबर से मतदाता पहचान पत्र वितरण शुरू हो जाएगा, कब से, तो सितंबर मंथ से, ठीक है। प्रक्रिया भी चल रही है। कहा जा रहा है जिलावार होगा मतदाता पहचान पत्र का जो है ना वितरण। अब देखिए अलग अलग जो है ना, अलग अलग जिले, टोटल कितने जिले बिहार में, 38 जिला है। अब 38 जिला में एक बार में तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, एक एक करके जाएगा। इसके लिए जो है ना डाक विभाग के सभी 29 जो डिवीजन की टीम बनाई जा रही है, और समय से सभी को उनका वोटर पहचान पत्र मिल जाएगा, ठीक है। और इसलिए क्या जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर में जो है ना, अक्टूबर नवंबर 2025 में क्या है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके जो है ना सरकार जो है ना, सरकार और जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, तो कोई भी कदम जो है ना मतलब इस तरीके से नहीं उठा रही है जिससे नुकसान हो। तो आपको जो है इस तरीके से सहूलियत आपको दे दे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ रहे बात, तो आपको याद रखना है डाक विभाग के साथ जो है ना राज्य निर्वाचन आयोग जो है क्या किया है, करार किया है, और आपके घर तक जो है वो चीजें पहुंचाई जाएगी। चलिए अगला जो न्यूज है वो देख लेते हैं। कहा जाता है उल्टा सिमरिया देश का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल होगा। देश का देख लीजिए, देश का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल होगा कहां पे, औंटा सिमरिया। अब औंटा सिमरिया जो है, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये कहा जा रहा है कि गंगा नदी पर बना 6 लेन पुल औंटा यानी मोकामा पटना सिमरिया बेगूसराय का उद्घाटन कब किया जा रहा है, 22 अगस्त को किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो आपके लिए जो है ना ये फैक्ट बन जाता है सबसे इंपॉर्टेंट। परीक्षा के लिए आपके लिए ज्यादा कुछ बनने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही चीजें पढ़नी है जहां से प्रश्न बन सकता है। पढ़िए वो चीजें जहां से प्रश्न आएंगे, और यही एक एक प्रश्न जो है ना, मैंने आपको बोला कि अगर आप टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पर डेली शाम 9 बजे 9 PM आपको 5 MCQs मिलेगा, जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं न्यूज़पेपर। इससे आपको 5 MCQs मिल जाएंगे, आप उसको अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। मजा आने के पीछे रीजन है कि आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, शाम को उसका मूल्यांकन हो रहा है, आप देखेंगे अटेम्प्ट करके कितने हमारे सही हो रहे हैं। खुद का सेल्फ असेसमेंट इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। क्वालिटी वाइज क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कहीं पे कोई कमी नहीं रहेगा कि हाँ क्वेश्चन वैसे ही दे दिया जाए, नहीं, प्रश्न जहां से बन सकते हैं वहां से आपको बना करके मिलेगा, और क्वालिटी में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि देश में मौजूद 6 लेन पुलों में यह सबसे अधिक चौड़ा है। आमतौर पर 6 लेन पुल की जो चौड़ाई होती है 29.5 मीटर होती है, लेकिन औंटा सिमरिया जो पुल की जो चौड़ाई होगा वो जो है ना 34 मीटर का होगा, ठीक है। तो आपके लिए जो है ना चीजें ज्यादा नहीं याद रखना है, सीधा सा मतलब है कि देश का सबसे चौड़ा जो है ना ये पुल होगा, 6 लेन का पुल होगा कौन, औंटा सिमरिया देश में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं, तो 22 अगस्त को इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये वैसे भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ रहे बात, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि
होममेड में बिहार की पहली परियोजना। अब होममेड, ठीक है, तो कहा जाता है कि ओंटा सिमरिया बिहार की पहली ऐसी परियोजना है जिसे हैम 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 मतलब हाइब्रिड इम्यूनिटी एन्यूटी मॉडल मोड में निर्माण किया गया है। इस मोड में निर्माण एजेंसी को 60% राशि खर्च करनी पड़ती है, जबकि सरकार को की ओर से 40% की पैसा खर्च। तो आपके लिए जो है ना, एक मॉडल, आप पीपीपी मॉडल आपने सुना होगा, तो हैम मोड, ठीक है ना। हैम मोड जो है ना, मॉडल क्या होता है, हैम मोड मॉडल, एक आपके लिए जो है ना, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ से कि हैम मोड मॉडल किस चीज से संदर्भित है, किस चीज को संदर्भित है या किससे संबंधित है। आप इस तरीके का आपका क्वेश्चन बनता है। या फिर आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में बिहार में हैम मोड पे आधारित किसका निर्माण किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ओंटा सिमरिया, ठीक है, 6 लेन पुल का निर्माण इस मॉडल पर किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो है ना, या फिर इस तरीके से स्टेटमेंट बना सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसके अंतर्गत यह स्टेटमेंट 22 क्वेश्चन आपसे बना ले। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका आपके बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। ओंटा सिमरिया पुल का 22 को देखिए, हमने आप ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया है, तो इस पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज है इसको हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है साइंस कॉलेज को विशिष्ट संस्थान बनाया जाएगा। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस कॉलेज पटना को जो है ना, आपका विशिष्ट संस्थान बनाने की घोषणा किया गया है। कहा जाता है ये जो साइंस कॉलेज जो है ना, ये पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आता है कॉलेज, और कहा जाता है बिहार सरकार राज्य की विशिष्ट महत्व के संस्थान के रूप में इसको क्या कर रहा है, डेवलप करेगा। और यह निर्णय जो है बिहार सरकार ने किया है, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दिया गया, और इस निर्णय के बाद कई सुविधाएं कॉलेज को उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अगर कोई विशिष्ट संस्थान बनाया जाता है तो उसमें तो सुविधाएं भी उसी तरीके से विशिष्ट होनी चाहिए ना। तो सरकार जब ये घोषणा कर दी है तो वहां पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती होंगी जो उसे उपलब्ध करवाना पड़ेगा। कहा जाता है पटना साइंस कॉलेज का शताब्दी वर्ष जो है ना, कब मनाया जा रहा है, तो ये वर्ष 2027 में मनाया जाएगा। और इसी के उपलक्ष्य में मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया है। तो देखिए, वहां का जब एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई ऐसा निर्णय लेता है तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2027 में क्या मना रहे हैं, तो साइंस कॉलेज का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो आपके लिए ये प्रश्न जो है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहा जाता है कि बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव ये सारे मौजूद थे। ये सब चीजें जरूरत की चीजें नहीं है, ठीक है ना। कहा जाता है कि शिक्षा विभाग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तर्ज पर राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस बिहार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। देख लीजिए, ये जो स्टेटमेंट है ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा विभाग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तर्ज पर राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस बिहार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन संस्थानों को देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्वायत्तता देने के लिए बहुत सारे जो है ना कार्रवाई, इस मतलब कि बहुत सारे काम किया जाएगा। समझ रहे हैं। अब इसमें काम करने के लिए पीछे जो है ना, आपको बहुत सारी जो रिक्तियां होंगी वहां पे उस रिक्तियों को फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। नॉन टीचिंग पदों, टेक्निकल पदों पर जो कर्मी होंगे उनकी भी जो है कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि अब वहां पर जो है ना कुछ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। समझ रहे बात। तो कोई भी चीज होती है ना, तो सरकार को सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है कि भैया मैन पावर हमारे पास होनी चाहिए अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछने की संभावनाएं ये कम होते हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। समझ रहे बात। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन BSRDC द्वारा संबंधित का मरम्मत कार्य भी कराया जाएगा। अब देखिए, एक्चुअली जो है ना, साइंस जो कॉलेज है उसके बगल से जो है ना पटना मेट्रो का निर्माण किया गया है, सड़क निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो जो चीजें टूट गया है ना उसका भी मरम्मत कराया जाए। ये थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा आपसे कमीशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि देखिए, छात्रों के लिए स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनेगा। कहाँ पे, साइंस कॉलेज में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए परीक्षा भवन बनेंगे, कंप्यूटर लैब बनेगा, ड्रेनेज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाया जाएगा, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। कॉलेज में सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलांस सिस्टम का अधिष्ठापक किया जाएगा। इसके अलावा बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। ये भी नहीं, प्रश्न आपके यहाँ से भी नहीं बनता है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टर्म है इस न्यूज का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मेट्रो का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है पटना में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पटना में मेट्रो चलाना। और इसमें ट्रायल जो है कहा जा रहा था कि 15 अगस्त 2025 से उनका लक्ष्य था कि 15 अगस्त 2025 को हम मेट्रो को जो है ना रन कर देंगे पटना में। लेकिन देखिए क्या चीज होता है ना कि अगर जल्दीबाजी किया जाए, कुछ टेक्निकल अगर ग्लिच रह जाता है, कुछ चीज अगर रहस्य कमी रह जाती है, अगर चला दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए जो है ना आपदा ही बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना सरकार जो है या जो भी वरिष्ठ अधिकारी है वहाँ के, तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके जैसे जो है ना जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेगी सरकार। तो इसके लिए क्या किया गया है कि अभी इसकी जो है ट्रायल, इसका भी जो है जो भी चीजें चल रही है उसका ट्रायल अब जल्द ही शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कुछ चीजों के लिए, ठीक है ना, कुछ स्टेशन पे ये काम मतलब कि जल्द से जल्द पटना में आपको मेट्रो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ AN मिश्र संस्थान में प्रबंधन विकास केंद्र छात्रावास का उद्घाटन भी नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि
नीतीश कुमार मंगलवार को ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में प्रबंधक विकास केंद्र और बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो पटना में किया है उद्घाटन, याद रखना इस बात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, आज युवाओं को कृषि से जोड़ने पर काम हो रहा है। अब देखिए ना कि आप मान के चलिए कि आप कौन कृषि करना चाहता है बिहार में? कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी जो है ना बिहार में बहुत युवाएं जो हैं 15,000 की नौकरी के लिए बाहर चले जाएंगे, लेकिन कृषि पे वो डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। तो सरकार को जो है ना क्या करना चाहिए? सबसे पहले युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है, तो इस चीज के लिए जो है युवा क्या आएंगे, सामने आएंगे, आपके साथ जो है ना खड़ा होगा कि नहीं, हमें जो है कि सरकार जो है ये सारी चीजें मुहैया करवा रही है और हमारे लिए सही है कि घर पर रह करके अपना जो है ना बिजनेस डालना, यानी कृषि का ही बिजनेस कुछ ना कुछ जो है डाल दें। तो सरकार क्या करती है? बहुत सारी सब्सिडी डालती है, देती है ना, सब्सिडी, बहुत सारी सब्सिडी देती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना कहा जा रहा है कि कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी के क्षेत्र 4 का 10वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को जो है ना जगदेव पथ स्थित संस्थान परिसर में मनाया गया। अब इस संस्थान के जो है निदेशक है डॉक्टर रंजनी कुमार बताएं कि आईसीएआर अटारी क्षेत्र 4 के मार्गदर्शन में बिहार झारखंड के 68 कृषि विज्ञान केंद्र क्लाइमेट ड्रिवन एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं और युवाओं को कृषि और कृषिगत व्यवसाय से जोड़कर उनका पलायन रोकने पर काम हो रहा है। हमने आपको बताया ऑलरेडी कि लोग जो है ना कृषि नहीं करना चाहते हैं, युवा जो है ना कृषि करना नहीं चाहता है, वो जो है ना पलायन करेगा, कहीं ना कहीं जो है ना आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहेगा, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहेगा। ठीक है ना, कहीं पर ये नहीं कि हाँ हमारी जो है ना, वो भी चाहता है कि हमारी फिक्स सैलरी हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, जो भी हो, उनकी जो है ना शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनको चीजें मिलती है। ठीक है, तो उस चीजों को जो है पलायन को रोकने के लिए भी जो है ना सरकार इस तरीके से काम करती है। ठीक है, किसानों की आय बढ़ाकर उनकी खुशहाली के लिए नई तकनीक कृषि प्रणाली पर अनुसंधान हो रहे हैं। इसके अलावा एनईपी के पूर्व निदेशक डॉक्टर बंगाली बाबू ने भी कहा कि रेलवे डिफेंस के बाद सबसे अधिक जो है भू संपदा आईसीआर के पास है। बिहार के अंतर्गत अगर देखा जाए रेलवे डिफेंस के बाद सबसे अधिक जो है ना भू संपदा भूमि है, किसके पास है? आईसीआर के पास है। आईसीआर के भवनों और अन्य संसाधन का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, उनका अपना एक निजी मामला है, उन्होंने उनको जो भी चीजें लगा उन्होंने अपना बोला है। ठीक है ना, उसमें हम नहीं जाना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत बड़ा कम होता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में आपको दिलाऊं कि कृषि विज्ञान केंद्र को लीची का पौधा निःशुल्क मिलेगा, ये भी घोषणा किया गया। अच्छा ये बताइए, हाल ही में हमने लीची किन देशों को निर्यात किया है? बताइए किस जगह से, किस जिले से, किस देश को हमने निर्यात किया दोस्तों? शाही लीची। ठीक है, लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, हमने बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज में हमने इस पे चर्चा किया था कि बिहार के अंतर्गत वो कौन कौन से जो उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर जो है ना बहुत सारे वीडियो है करंट अफेयर्स का, जो अगर आप 71वीं बीपीएससी में अपेयर होना चाहते हैं तो वो सीरीज जरूर देखिए, सीएमई बिहार करंट अफेयर्स का। ठीक है ना, काफी ज्यादा आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र को लीची का पौधा जो है ना निःशुल्क देने की बात किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है हमारे लिए वो कहा जा रहा है कि सूबे के 93,000 स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट होगी। बार बार ये चीजें क्यों हो रही है, ऑडिट क्यों करवाई जाती है, आप खुद सोचिए। ठीक है ना, और केंद्र सरकार ने सुरक्षा ऑडिट के लिए शिक्षा विभाग को लिखा है पत्र। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि आए दिन स्टेट में जो है ना स्कूल का जो है ना छत गिर रहा है, यानी उसकी मेंटेनेंस जो है ना प्रॉपर हो नहीं पा रही है। तो सरकार जो है, केंद्र सरकार ने सुरक्षा ऑडिट के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि 93,000 स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। समझ रहे बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कहा जाता है ना कि सुरक्षा ऑडिट है क्या? देखिए सुरक्षा ऑडिट है क्या, इसको भी आप समझिए कि सुरक्षा ऑडिट स्कूलों की संरचना, बिजली, अग्निशमन, पेयजल, सीढ़ियों आदि की जो है सुरक्षा मानकों के आधार पर गहन जांच कराने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है किसी बड़ी घटनाओं को होने से रोकना, छात्रों के जीवन की रक्षा करना और स्कूलों को पूर्णतः सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। ठीक है, प्रॉपर जो है ना अगर सुव्यवस्थित तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आपके पास संचालन की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो जो है ना उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो सरकार चाहती है कि प्रॉपर सुरक्षा ऑडिट हो, वहां की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर जो है। तो आपको सुरक्षा ऑडिट के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए ये जो मामला उठ करके आया है ना, ये राजस्थान के झालावाड़ से उठ करके आया है। ठीक है ना, कहा जाता है राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से बच्चों की हुई मौत के घटना के बाद जो है शिक्षा मंत्रालय एक्शन मोड में है। समझ रहे हैं ना, अगर कोई इस तरीके की चीजें आती हैं तो सरकार तभी जाकर के, इस सरकार की कोई भी सरकार हो, जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की भी नींद तभी खुलती है जब कुछ नुकसान होता है। आप खुद सोचिए कि आपके घर में अगर आपका घर का छत नहीं गिरा है तब तक तो आप उसको मेंटेनेंस नहीं करवाते ना। तो आप अपने घर के ही जैसा लीजिए सरकार को, कि जब हम एक घर का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो सरकार के पास तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां होनी चाहिए। ठीक है, घर की जिम्मेदारियां हमें नहीं होती है लेकिन सरकार की तो होनी चाहिए। तो सरकार जो है ना ऑडिट करवा रही है और ये जो है ना राजस्थान का मामला था। ठीक है, तो इसको आप समझिए, वहीं से चीजें निकल कर आइए। अब हम बिहार के बारे में अगर हम देखें तो कहा जाता है बिहार में सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को मिलाकर के 93,000 स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट कराई जाएगी। तो ये एक जो है ना डेटा याद रखना है आपको। ठीक है ना, अगर सब बिहार के अंतर्गत कितने शिक्षण संस्थान है टोटल मिला दें, ठीक है ना, प्राइवेट हो, ठीक है, सरकारी सहायता प्राप्त हो, ठीक है,
इसके साथ साथ सरकारी हो, सब मिलाकर के 93,000 स्कूल हैं, उनको ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट कराई जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि जहां जर्जर भवन वहां किसी सूरत में कक्षा नहीं चलाने का निर्देश दिया गया है। आप खुद सोचिए कि जहां पे वो सुविधाएं है ही नहीं तो वहां पे क्लासेस कैसे चल सकती है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें मना कर दिया गया है। सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही दोबारा चलेंगी कक्षाएं। आपको पता होना चाहिए कि ये मामला जो है ना सबसे पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में आया था, जब ऐसी चीजें घटित हुई थी कोचिंग संस्थानों को लेकर के। तो सेफ्टी सर्टिफिकेट तो जरूरी है, समझ रहे हैं ना, चाहे वो अग्निशमन को लेकर के हो, प्रॉपर बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का हो। ठीक है, बिल्डिंग सच में जो है उस काम के लिए अभी उसकी चीजें हैं, अवेलेबल है या नहीं, जैसे स्थिति मेंटेनेंस उसकी अच्छी है या नहीं, समझ रहे हैं ना। जर्जर स्थिति में तो भवन नहीं है, तो प्रॉपर जो है ना उसको लेकर के जो भी एजेंसियां काम कर रही है, ठीक है, उन एजेंसियों के सुरक्षा का जो मानक है, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट तभी वो दे, समझ रहे हैं ना। इससे काफी चीजें सुधार भी होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है ये है, देखिए हमने जो है सरकार के द्वारा जो है ना एक बिहार राज्य फसल सहायता योजना जो है ना के अंतर्गत खरीफ 2025 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू किया है सरकार ने। और इसमें जो है ना कहा गया है कि ये आवेदन की अवधि रहेगा कब तक, 31 अक्टूबर 2025 तक जो है ना है अवधि है। इसमें क्या किया जा रहा है कि फसल उत्पादन में अगर 20% की जो है क्षति होने पर उनको कितना मुआवजा मिलेगा, तो 7,500 प्रति हेक्टेयर की तरह दर से जो है मुआवजा मिलेगा। और 20% से ज्यादा क्षति होने पर 10,000 प्रति हेक्टेयर सहायता राशि मिलेगा। आप ये खुद सोचिए, ठीक है। अभी जो है जिस तरीके से जो है बाढ़ कहीं पे आया हुआ है, कहीं पे सूखा हो रहा है, ठीक है ना, तो सरकार तो इसी तरीके से क्षतिपूर्ति करेगी ना। अब जिस जिले को बाढ़ ग्रसित घोषित कर दिया गया, जिस जिले को सूखा घोषित कर दिया गया, तो सरकार तो कुछ ना कुछ जो है ना सहायता तो देगी किसानों को, ताकि ऐसा ना हो कि किसान जो है कर्ज लेकर के रुपाई किए हों और अगर उनकी चीजें नहीं हो पाती, उनको नुकसान हो रहा हो, ठीक है, तो कौन कृषि करना चाहेगा। इसी पर तो चीजें था कि जो है ना कि सरकार चाहती है कि जो है ना कि किसान जो है, ठीक है, कृषि पर फोकस करें, युवाओं को रोका जाए वहां पे इस कृषि के लिए। तो सरकार जो है ना इस तरीके की चीजें कर रही है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना आपको ये डेटा याद रखना है, समझ रहे हैं। और अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन भी है, समझ रहे हैं। रैयत, गैर रैयत, आंशिक रूप से रैयत या गैर रैयत श्रेणी के किसानों सभी के लिए अवेलेबल है। नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य हैं। कहा जाता है आवेदन आप कहां से कर सकते हैं, तो जाकर के इनके पोर्टल से कर सकते हैं, ये चीजें आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। पंचायत स्तरीय फसल कौन कौन से है, तो अगहनी धान है, भदई मक्का है और सोयाबीन, ये दोनों है। और अगर जिला स्तरीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है, मखाना है, आलू है, बैगन है, टमाटर है, गोभी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है बिहार सरकार जो है ना, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना चला रही है, समझ रहे बात, ग्रामीण सेतु योजना चला रही है। और इसका उद्देश्य है, इस चीजों को समझिएगा, इसका उद्देश्य है हर गांव को से जुड़ेगा बिहार, पुल बनेंगे प्रगति के नए आधार। अब देखिए ये जो है ना थीम, इसका ध्यान रखिए, इसका थीम क्या है, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना है, सेतु मतलब पुल होता है, ठीक है, यानी जोड़ने का काम करता है पुल, समझ रहे हैं ना। तो सबसे अधिक पुल का जो निर्माण जो है ना कहां पे किया गया है, पूर्वी चंपारण में किया गया। कितना 56 पुल का निर्माण किया गया है। दरभंगा में 38 पुल, गया, सिवान, सीतामढ़ी में 30 पुल, यानी गया में भी 30 पुल, सिवान में भी 30 पुल, सीतामढ़ी में भी 30 पुल का निर्माण किया गया है। सारण, वैशाली में 28 पुल और पटना में 18 पुल का निर्माण किया जा रहा है। कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 649 जो है ना 649 नए पुल का निर्माण किया गया है और 2025-26 में 55 नए पुल की जो है ना प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए कुल राशि कितना दिया गया है, तो देखिए इसके लिए जो है ना सरकार 3,688 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। तो आपके लिए जो है ना ये चीजें आपको याद रखना है। सरकार अगर इस तरीके की न्यूज पेपर में अगर चीजें दे रही है ना, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्यों? क्योंकि इस पे जो है ना पूरा का पूरा बिहार के स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, सारे अधिकारियों की नजर इस पे है, उठा करके पूछ लेगा, डेटा उठा करके पूछ लेगा कि इसके लिए स्वीकृत राशि कितना है बजट में, बताइए। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे आप बना पाइएगा, याद रखना ये चीजें, ठीक है। अब कहा जा रहा है ना कि देखिए गांव के जीवन में आय का बदलाव। अब ये क्यों कहा गया आय का बदलाव, ठीक है ना। तो ये भी सोचना है कि किसान को अपने उत्पाद अब आसानी से मंडी तक पहुंचा सकेंगे। आप खुद सोचिए कि गांव को मेन सड़क से, मुख्य सड़क से अगर जोड़ दिया जाए तो किसान जो है खेत में जो उपजा रहा है, कोई भी अगर सब्जी उपजा रहा है या धान उपजा रहा है, मक्का उपजा रहा है, तो कहां तक संपर्कता अगर अच्छी है तो क्या करेगा किसान, वहां से अपनी गाड़ी उठा करके कहां ले जाएगा, नजदीकी मार्केट में ले जाएगा, समझ रहे ना। तो ये चीज मंडी तक पहुंचाने में आसान होगा, यानी उसकी माल जो है ना जल्द से जल्द बिकेगा, ठीक है। उसके पास, किसान के पास क्या जाएगी, पैसे आ जाएंगे। बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी। अब बताइए, अगर मान के चलिए अच्छे स्कूल में पढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे स्कूल का मतलब यह है कि अगर सरकारी स्कूल में भी कुछ अच्छे स्कूल होते हैं जो घर पे तो नहीं होगा, घर से अगर मान के चलिए 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर अच्छे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, तो वहां पर जो है ना
आपके लिए सुगमता हो जाती है, परिवहन के साधन आपको मिलेगा, आप आराम से जा सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ सुविधा बीमारों को मिलेगा समय और अस्पताल तक जो है ना आप जा सकते हैं। यानी अगर मान के चलिए कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर अभी जो सिचुएशन बना हुआ है बिहार में, जो बाढ़ की स्थिति है, अगर संपर्क नहीं रहेगा तो किस तरीके से जा सकते हैं। अगर पुल पुलिया नहीं रहेगा तो जो है ना कि आए दिन ऐसी घटना देखने को मिलता है, हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में देखेंगे तो न्यूज में आएगा कि जो है गाड़ी की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने के कारण या पुलिया ठीक नहीं होने के कारण जो है मतलब कि खाट पर जो है लेकर के लोग पैदल लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी जो है ना, इसीलिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का जो है ना फायदा आप समझिए और कहां कहां पे क्या क्या चीजें बन रही है उसके बारे में, और सरकार जो है अपने बजट में कितना प्रावधान किया है इसके लिए राशि, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है राष्ट्रीय कृषि बाजार से बिहार के 20 बाजार प्रांगण जुड़ेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार से बिहार के 20 बाजार प्रांगण जुड़ेंगे ना, ये भी जो है ना बिहार मंत्रिपरिषद का जो 16 एजेंडा पर जो निर्णय लिया गया था कल, यानी 19 तारीख को, उसी के आधार पर ये भी चीजें हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाट स्थलों का संचालन जीविका दीदियां करेंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो न्यूज है ये कहा जाता है अम्बेडकर सेवा अभियान में सुस्त जिले सुधार लाएं। मतलब कि कहा जा रहा है कि जो यहाँ के जो मुख्य सचिव है अमृतलाल मीना जी, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत जो सुस्त जिला है, ठीक है ना, यानी मतलब कहा जाता है कि इंसान सुस्त है, यानी बहुत जो है ना आलसीपना है, काम करना नहीं चाहता है, तो वो जो जिला है जो सरकार की नीतियों को अच्छे तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है, उसको जो है ना हिदायत दी गई है कि देखिए आप जो है ना योजना बनाइए और उस योजना की जो है ना प्रॉपर एक विस्तृत समीक्षा कीजिए, और उसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि आपके अंदर आपके जो जिले में जो भी चीजें हो रही हैं उसका पूरा का पूरा एक लेखा जोखा तैयार करके हमें आप काम का, जिससे ऑडिट होती है ना, वही चीजें, समझ रहे बात। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अब कहा जा रहा है प्रधानमंत्री 20 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अब देखिए कि प्रधानमंत्री 22 अगस्त में बात है कि श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज अस्पताल परिसर में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, और ये मोदी जी जो है ना गया जाएंगे। आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी गया से ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको जो है ना, इस अस्पताल को जो है कितने की लागत से बनाया जा रहा है, तो 570 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। और कहा जाता है कि इस बन जाने से उत्तर बिहार के कैंसर मरीजों के लिए जो है ना इलाज मुंबई और दिल्ली जो जाते हैं वो नहीं जाना पड़ेगा। होमी भाभा कैंसर अस्पताल अभी प्री 5 के भवन में चल रही है, यानी वहां पे किसी भी भवन होगा वहां पे चल रहा है, अब अपना भवन मिल जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि साइंस सिटी की प्रथम गैलरी में प्रदर्श लगे हैं। मोइनुल हक स्टेडियम के पास 20.5 एकड़ भूमि पर बन रही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी परियोजना का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। आपके लिए एक फैक्ट ये भी है, ठीक है ना, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी परियोजना का कार्यान्वयन कहां पे किया जा रहा है, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए साइंस सिटी कहां बन रहा है, तो पटना में बन रहा है, समझ रहे हैं ना, इतना आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रथम गैलरी बीए साइंटिस्ट गैलरी के प्रदर्श लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट की चीज नहीं है, समझ रहे हैं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहां पे बन रहा है, ठीक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी परियोजना कहां पे चल रही है, किस जिले में चल रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार की नमिता ने माउंट एलब्रूस पर फहराया तिरंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माउंट एलब्रूस कहां पे है बताइए, आप अगर वर्ल्ड मैपिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, देखेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि कहां पर है। कहा जाता है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी में से एक है ये माउंट एलब्रूस, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहा जाता है कि बिहार ग्रामीण बैंक की सहायक प्रबंधक और बिहार की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस को सफलतापूर्वक जो है ना फतह किया है, ठीक है। अब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो प्रश्न बनता है, एक तो नमिता को लेकर के नाम कौन है, क्या है, और माउंट एलब्रूस जो है वो कहां पे है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इस तरीके से जो है ना, अगर बिहार की लड़कियां अगर इस तरीके से काम करें तो जो और भी जो लड़कियां हैं बिहार की, उनको जो है ना एक प्रेरणा का स्रोत बनती है, ये उनसे उनको आइडियल मानती है, और जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो सरकार की जो उद्देश्य है उसमें भी जो है ना इनकी भूमिका बढ़ जाती है। आए दिन आप कभी आप देखेंगे आने वाले समय में शायद जो है ना ये आइकॉन बन करके सामने आए, ठीक है, ताकि जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए जिम्मेदारी इनको दिया जाए, ताकि उनकी उपलब्धियों से बिहार की लड़कियां सीखें, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है इसके अलावा कि भागलपुर ईसा कच्छ निवासी त्रिभुवन पांडे और चिंता देवी की बेटी है ये नमिता, यानी इनका संबंध किस जिले से है, तो ये चीज तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, भागलपुर से, ठीक है ना। पिताजी का नाम माताजी का नाम जरूरी नहीं है, ठीक है, जगह का नाम जरूरी है। सरकार कहती है कि हमारे लिए हर एक ह्यूमन जो रिसोर्स है वो हमारे लिए एसेट है, लेकिन वो किस आधार पर देखती है, वो आर्थिक के आधार पर देखती है कि वो कितना अर्न करके टैक्स पे कर रहा है, समझ रहे बात, इस आधार पर देखना है। दक्षिण पश्चिम रूस की काकेसस पर्वत श्रृंखला में स्थित यह चोटी एक सुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिएगा,
जब आप यूरोप का मैप पढ़िएगा ना, देखिएगा वर्ल्ड मैप देखिएगा, तो कुछ क्षेत्र जो है रशिया का देखेंगे तो वो चीजें आ जाता है। वहीं पर जो है ना उसी की एक चोटी है, ठीक है, कौन सा पर्वत, काकेशस, याद रखिएगा, काकेशस पर्वत श्रृंखला की यह एक चोटी है। माउंट एलब्रूस याद रखना है। यह एक कैसी चोटी है, तो सुप्त ज्वालामुखी की चोटी है, याद रखना है, जिसकी समुद्र से जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 18,510 फुट की ऊंचाई पर है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने बिहार का मान देश दुनिया में बढ़ाया है। ये तो ऑलरेडी जब ऐसी चीजें होती हैं तो बढ़ता ही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है ना आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न बना सकता है कमीशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे, ये है चीन भारत को दुर्लभ खनिज देने पर हो गया है राजी, ठीक है ना। तो जो हमारा जो होता है ना क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो ये जो है ना दुर्लभ खनिज देने पर राजी हो गया है चाइना। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें समझते हैं कि आखिर ये खनिज है कौन, ठीक है ना, नाम क्या है, नाम पूछ सकता है, और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो क्या होता है दुर्लभ खनिज, ये आपको पहले पता होना चाहिए। कहा जाता है दुर्लभ खनिज 17 तत्वों का एक क्या होता है, समूह होता है, ठीक है, 17 तत्वों का एक समूह होता है। इनमें समैरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोशियम, ल्यूटोटियम, एस्कैडियम और इट्रियम, ये ऐसे चुंबकीय तत्व हैं जिनका उपयोग कार, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, अन्य चीजों में होता है। दुनिया में कुल उत्पादन का 65% जो है ना कहाँ पे है, चाइना में है, याद रखिएगा। बहुत ही मतलब कहा जाता है ना कि बहुत बड़ा रिसोर्स है इसके पास इस चीज का। और आज के डेट में दुनिया के पास ऐसे रिसोर्स अगर हैं, ठीक है, क्रिटिकल रिसोर्सेज जिसके पास भी है, जो भी हो, ठीक है, वो दुनिया को झुकाने का पावर अपने सामने रखता है, चाहे वो चाइना हो, ठीक है, या फिर कोई और देश हो। समझ रहे हैं बात। तो बात यहाँ पर यह है ना कि अगर जिसके पास लिथियम का भंडार है तो समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो ऐसे ही चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ही जो है ना बीच में ये कंसर्न था कि भारत अभी 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन सुनिएगा, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। उससे आने वाले जो है ना भारत की जो परिदृश्य क्या होगा उससे आपको पता चलता है कि अगले एक साल में सरकार का क्या उद्देश्य है, आने वाले सरकार का विजन क्या है। समझ रहे हैं ना, 2047 का विजन क्या है, एक रूपरेखा जो है ना आपका बन जाएगा। तो ऐसी वीडियो जरूर देखा कीजिए, ठीक है ना। कहा जाता है कि लेकिन वैश्विक स्तर पर उसका जो है ना 90% जो है नियंत्रण है। समझ रहे हैं, किसका, चाइना का नियंत्रण है 90%, यानी 10% में पूरे वर्ल्ड है और 90% पर जो है ना उसका जो है नियंत्रण खुद का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ रहे हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, ये जो है समझौता हुआ है, डील हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। अब कहा जाता है कि किस खनिज का क्या इस्तेमाल है, जैसे समैरियम है, इसका इस्तेमाल मिसाइल गाइडेड सिस्टम में किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है, हड्डी कैंसर के लिए इलाज में किया जाता है, ठीक है। गैडोलिनियम जो है इसका जो है परमाणु रिएक्टर के अलावा टीवी स्क्रीन, एमआरआई, फ्लोरोसेंट लैंप में यह प्रयोग होगा, ठीक है। और ल्यूटेशियम जो है ये होता है गैसोलीन डीजल के उत्पादन के अलावा कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में इसकी भूमिका ज्यादा होती है, ठीक है। टर्बियम जो है टीवी, मॉनिटर, स्मार्टफोन स्क्रीन के अलावा सेंसर और स्पीकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्कैंडियम जो है इसका प्रयोग जो है वायुयान के पुर्जों, हथियार और सेमीकंडक्टर में किया जाता है। तो सोच लीजिए ये नाम ही जो है ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है ना। कमीशन की ध्यान रहता है क्योंकि अगर समझौता हुआ है, समझौते के अंतर्गत जो चीजें हुई है उसमें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर हो सके तो इसके बारे में देखिएगा कि क्या भारत में भी कुछ ऐसी जगह पे ये चीजें पाई जाती है, समझ रहे हैं ना। तो 30 ऐसे साइट्स जो भारत में सर्च किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए, वहां पे कौन कौन से ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं भारत को, ठीक है ना। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ये जो समझौता हुआ है इसमें कहा गया है कि राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे दोनों देश। अब जो चाइना और भारत के बीच में जो है ना राजनयिक संबंधों का जो है 75वीं वर्षगांठ है, तो अब जो है ना कि ये भी एक चीजें जो है मनाने की समझौता हुआ है। और सीधी उड़ानें और वीजा सुविधा भी शुरू की जाएगी दोनों देशों के बीच में। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी विस्तार किया जाएगा, ये भी समझौता हुआ है, ठीक है। नदियों पर समझौते के तहत जल आंकड़े साझा किए जाएंगे। और लिपुलेख, सिकिल्ला दर्रा, नाथुला मार्ग से जो है ना सीमा व्यापार शुरू करने की भी बात किया गया है। तो समझौते जो हुए हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रेयर अर्थ मिनरल्स की बात किया गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बात। अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि जो एससीओ का जो बैठक है ना, अभी देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भेंट के बाद संबंधों में प्रगति हुई है। मुझे आगामी एससीओ बैठक का इंतजार है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संदेश है कि अगली जो एससीओ की जो बैठक होगा ना उसका इंतजार कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी से जो मोदी जी जो है राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे, ठीक है ना, कजान में, उसका कह रहे हैं कि उसका एक नतीजा है ये, ठीक है। तो हमें उन चीजों में नहीं जाना है, हमें तो अपने एग्जामिनेशन के लिए अपने टॉपिक को निकालना है। अब दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है ना उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है ना जदोजहद चल रही है। और एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन
जो है उम्मीदवारी हैं और इनको उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए का, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इंडिया गठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस की जो पार्टी है उसके साथ जो गठबंधन में है, उनके लिए जो है ना, जो अभी एक वरिष्ठ मतलब रिटायर्ड जज है बीएस रेड्डी, ठीक है ना, बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी, इनकी जो है ना नाम आगे आया है। तो आपके लिए दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है ना, ये नाम अगर प्रश्न अगर देखिएगा कई बार पूछ लेता है कि कौन लोग जो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी कौन थे, किन्होंने किया, तो ये पता होना चाहिए। एनडीए की तरफ से उम्मीदवारी किनको मिली थी, कौन थे, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो है ना नियुक्ति की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया पता होना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताऊं तो शपथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, समझ में, कार्यकाल के बारे में पता होना चाहिए, इनके काम क्या होते हैं, ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मिस यूनिवर्स का खिताब मनिका को मिला है, ठीक है ना। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब इन्होंने जीत लिया है मनिका। अब ये जो है ना मिस वर्ल्ड के लिए जो है ना, ये आप प्रतियोगिता में जाएंगे कहाँ पे, देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मनिका भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और थाईलैंड में इस साल नवंबर में आयोजित होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी। पिछले साल उन्होंने मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता था। मनिका राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नाम पता होना चाहिए। अब देखिए हमने जो बताया था कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ बनाम दिग्गज न्यायविद, ठीक है ना। तो दोनों में आमना सामना है, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन ये महाराष्ट्र के क्या है, वर्तमान राज्यपाल हैं, और जस्टिस सुदर्शन बी रेड्डी, इनके बारे में आपको इनके देखिए कई बार जो है ना प्रश्न जब पूछता है कमीशन तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि इनका जो है ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इतिहास में तीसरी बार जो है ना उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव हो रहा है। पहले कब हुआ था मध्यावधि चुनाव, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में अगर कुछ चीजें दी जाती है वो इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे देश में अब तक जो है ना 14 उपराष्ट्रपति बने हैं। 14 का जो है ना नाम तो हमें पता नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसे कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा, मतगणना और परिणाम भी उसी दिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, योग्यता आपको पता होना चाहिए कि योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। चुनाव आयोग की भूमिका इसमें क्या रहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना हम आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो हम डालेंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर से जाकर के आप उसे पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। और इनका जो है ना पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि मध्यावधि चुनाव हो रहा था जितने समय के लिए इनकी नियुक्ति मतलब कि बचा है था, जगदीप धनखड़ जी का जो कार्यकाल बचा था उतना ही दिन तक रहेंगे, पूरे 5 साल तक का इनका कार्यकाल रहेगा दोस्तों। इस बात का भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य के मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मतदाता वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं और लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये तो कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, ये आपको पता होना चाहिए। कौन इसमें वोट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल में जो है देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होंगे, और चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य जो है ना शामिल नहीं होते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टेटमेंट ऐसे ही बना लेता है और ये न्यूज में है, तो शायद इस बार जो है बीपीएससी में प्रश्न देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। वोटिंग प्रक्रिया कैसी होती है, तो चुनाव गोपनीय मतदाता प्रणाली के तहत किया जाता है। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। प्राथमिकता वोटिंग का उपयोग किया जाता है, यानी संसद अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों की जो है ना प्राथमिकता 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से कर सकते हैं, अगर जितने उम्मीदवार हैं उसके अनुसार, ठीक है। चुनाव का फॉर्मूला कहा जाता है प्रत्येक सांसद उम्मीदवार को वरीयता क्रम में रैंक करता है और सभी वोटों का भार समान होता है। वोटों का भार क्या रहेगा, समान रहेगा। जीतने के लिए एक उम्मीदवार को एक कोटा प्राप्त करना होता है, जिसकी गणना कुल वैध वोट प्लस भागे 2 प्लस 1 के रूप में की जाती है। यदि पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार कोटा पारा नहीं कर पाता तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उन मत पत्रों से द्वितीय वरीयता वाले को वेस्ट वोट जो है स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये जो है ना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो कहा जाता है कि योग्यता की बात करें तो कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 35 साल से कम ना हो। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, विगत वर्षों का प्रश्न उठाइएगा तो पूछा हुआ है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई आपराधिक दोष सिद्ध ना हो, ठीक है। नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए जो संसद सदस्य हों। समझ रहे बात, आम आदमी नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, आपके पास 20 प्रस्तावक हैं
20 अनुमोदक हैं, मोदी जी जैसे लोग जा रहे हैं उनके प्रस्तावक बन करके, समझ रहे बात। तो चुनाव आयोग की भूमिका क्या रहती है? पूरे चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी जो है ना भारत का चुनाव आयोग कराता है। अब चुनाव आयोग कराता है तो अभी बताइए कि चुनाव आयोग के जो है ना अध्यक्ष अभी कौन है, बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं, काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, ठीक है ना, प्रश्न बन सकता है इस बार बीपीएससी में। यह आयोग अधिसूचना जारी करता है और नामांकन की जांच करता है और चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। मतदान संसद भवन परिसर में कराया जाता है, ठीक है ना, इंडिविजुअल कहीं ऐसे नहीं होगा, संसद भवन में ही होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और भूमिका। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रपति के न रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जीत के गणित में एनडीए का पर्दा भारी कैसे है, तो ये चीजें जो है ना अलग चीजें हैं, उसको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। कौन कौन लोग बने हैं अभी हमारे 14 उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। पहला थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और अभी 14वें हुए हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, याद रखना है। आगे अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है। और क्या इतना आसान है हटाना? सोचिए, आप खुद समझिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब हम जो है ना सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि आखिर ये न्यूज में आया क्यों, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर के चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है। कांग्रेस नेता हो, लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हो, ठीक है, इन्होंने जो है ना चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है कि विपक्षी, ठीक है, कि हालिया मतदाता सूची में भारी जो है ना गड़बड़ी की गई है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। इनका कहना है, कि राहुल गांधी जी का कहना है। विपक्ष का यह भी कहना है कि संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानना जरूरी होता है कि क्या सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना आसान है। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में पारित नए कानून के जरिए ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस किसी अदर स्टेट्स का दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, ये नेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज भी कवर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि हम तो बिहार के करंट अफेयर्स देख रहे हैं लेकिन नेशनल न्यूज से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, नेशनल न्यूज हम इग्नोर करके चल रहे हैं। जहां तक हमारी कोशिश है कि आपके जो न्यूज है वो सारा का सारा कंपाइल हो, ठीक है, लंबे सेशन हो, वीडियो का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि 15 मिनट में इंफॉर्मेशन देकर के निकल जाए, वो समझना जरूरी है। कहा जाता है नए कानून के तहत सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। कहा जाता है चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में नया कानून पारित किया गया था। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उनका कार्यकाल और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 में और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत होती है। आपको ये जो है ना आर्टिकल 324 के बारे में आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। कहा जाता है सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। इसके लिए 3 सदस्यों की एक चयन समिति सिफारिश करती है, तब जाकर के राष्ट्रपति जो है ना निर्णय लेते हैं। इस समिति में कौन कौन होंगे बताइए। सिफारिश समिति में प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक सदस्य होते हैं। चयन समिति को उम्मीदवारों के नामों के प्रस्ताव कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक सर्च कमेटी को दी जाती है और नए कानून के अनुसार जिन्हें इन पद पर नियुक्त किया जाता है उनका अतीत में सरकार के सचिव स्तर के पदों पर कार्यरत रहना जरूरी होता है। साथ ही उनके पास चुनाव प्रबंधन का अनुभव भी होना चाहिए। ये ज्यादातर जो है ना मान के चलिए कि आईएएस अधिकारी होते हैं, समझ रहे बात। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर होता है। यूपीएससी की अगर तरफ से जाते हैं तो चुनाव आयुक्त, आप मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन आपके पास उतनी जो है ना, अगर आप सच में आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आप उतने काम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो चीजें जरूर आपको मिलेगा। अब सबसे पहले ये है कि सीईसी इनकी नियुक्ति, सबसे पहले जो है ना इनकी नियुक्ति कैसे होती है ये हम जान ले। हमने आपको बताया कि 2023 के अधिनियम के पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के तहत होती थी, मगर इस अधिनियम में चयन प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे। राष्ट्रपति के पास चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करने की ताकत होती थी पहले, लेकिन अब जो है ना नया प्रक्रिया जो आ गया है उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रक्रिया में हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है अब जो है क्या है कि इसके अंतर्गत जो है ना बहुत सारे लोग होते हैं। सिफारिश समिति एक बनती है, चयन समिति बनती है, ठीक है, वो सिफारिश करती है, उसमें लोगों की कौन कौन से लोग होते हैं उसमें हमने चर्चा कर लिया है। अब देखिए कहा जाता है कि सीईसी के पद यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के को पद से हटाने की प्रक्रिया ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 324(5) में है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्त को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक
ऐसी व्यवस्था 2023 में आई अधिनियम की धारा 11(2) में की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव लाना होगा। इसके लिए राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 सांसदों के समर्थित प्रस्ताव को संसद में पेश करना होगा। प्रस्ताव स्वीकार होते ही एक जांच समिति गठित की जाती है, जिसमें आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति यदि आरोपों को सही ठहराती है तो संसद में उस प्रस्ताव पर बहस और मतदान होता है। साथ ही प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। सदन में प्रस्ताव को पारित होने के बाद सीईसी को हटाने के लिए आदेश पर राष्ट्रपति को अंतिम मुहर लगानी होगी। और संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 के अनुसार कहा जाता है कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। सीसी को हटाने की कार्रवाई केवल तभी हो सकती है जब दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध हो। दुर्व्यवहार में भ्रष्ट आचरण या पद के दुरुपयोग जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। तो ये जो है ना प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नए कानून में सीसी को हासिल है सुरक्षा। देखिए क्या सुरक्षा मिला हुआ है, ये भी हम बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत कठिन बनाया गया है। 2023 में संशोधित कानून की धारा 16 के तहत सीईसी चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने हेतु लिए गए निर्णयों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान की गई है। साल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की समीक्षा की और कहा कि चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे पेज फंस सकता है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। 2009 में विपक्ष ने लाया था प्रस्ताव, एक प्रस्ताव पहले भी लाया गया है 2009 में। कहा जाता है बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए इसी तरह का अभियान 2009 में चलाया था। तत्कालीन चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की मांग को लेकर के एनडीए के 205 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उस समय लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। समझे? तो कहने का मतलब यह है ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है। इतना आसान भी नहीं है कि ये हट जाए, ठीक है ना। आपने इन चीजों के माध्यम से आपने समझ लिया है कि क्या है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो बना रहा है 75,000 किलो पेलोड ले जाने वाले 40 मंजिला रॉकेट, ठीक है ना। तो ये जो है ना 75,000 किलो का पेलोड ले जाने वाले 40 मंजिला जो रॉकेट है इसरो बना रहा है, ये किन्होंने बताया है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये है इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, ठीक है ना। इन्होंने बोला है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, कि इसरो के जो है अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहा जाता है 2025 तक जो है ना 2035 तक हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम अंतरिक्ष, अब भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा भारत, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शुक्र ऑर्बिटर मिशन पर चल रहा है काम, ये भी उन्होंने बोला है। भविष्य की योजनाओं पर भी बात किया कि इस वर्ष टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट और जीसैट 7R भी लॉन्च करेगा। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिलेशन नाविक सैटेलाइट का प्रक्षेपण भी करेगा। N1 रॉकेट प्रोजेक्ट की भी तैयारी चल रही है। भारतीय रॉकेट से अमेरिका के 6500 किलोग्राम के उपग्रह को भी कक्षा में स्थापित किया जाएगा, इस पे भी काम चल रहा है। 2035 तक 52 टन का अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। 52 टन याद रखिएगा, इसका वजन भी याद रखिएगा। भारत के पास कक्षा में 55 उपग्रह हैं। 3 से 4 वर्षों में यह संख्या 3 गुना जो है बढ़ने वाली इन्होंने बताया है। 17 टन का था इसरो का पहला रॉकेट जब बनाया गया था, 17 टन का, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो है ना हर भारतीय को गौरवान्वित करती है अंतरिक्ष में भारत की स्वर्णिम सफलता, आपको इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूपीएससी जो है ना पेपर 3 में प्रश्न हमेशा से पूछता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये है ओला उबर को चुनौती देगी सहकार टैक्सी सेवा। आपने सुना ही होगा कि ओला उबर हमारी कंपनियां नहीं है, मतलब कि देखा जाए तो आज के डेट में सहकार टैक्सी सेवा का कॉन्सेप्ट ओला है, ठीक है, उबर है। ये लोग जो है ना कहीं ना कहीं अभी जो आपने देखे होंगे कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, किराए की स्पष्टता नहीं होती है, पारदर्शिता नहीं होती है इसमें, ठीक है। लोगों को, यात्रियों को आए दिन शिकायत रहती है। अब जो है ना यहाँ से आपकी जो है ना सारी चीजें, जो भी चीजें उसमें हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ओला उबर आया तो जो है ना शहरी क्षेत्रों में जो है ना परिवहन को लेकर के क्रांति आ गई थी। लेकिन जो है ना मनमानी की वजह से यह सेवा धीरे धीरे ग्राहकों के लिए जो है ना बहुत बड़ा जो है ना हैक्टिक हो गया। और अब सरकार जो है सहकारिता क्षेत्र में नई क्रांति करके इसी तरह पर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने जा रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो चालक व उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक होगा। इसकी शुरुआत कहां से किया जाएगा? दिल्ली और गुजरात से किया जा रहा है। बाद में इसे पूरे देश में जिला स्तर तक ले जाने की योजना है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकार टैक्सी सेवा के लिए कोऑपरेटिव लिमिटेड का गठन कर दिया है और ऐप बनाने का काम जारी है, जिसे सहकारी मॉडल के अनुरूप विकसित किया जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए अगर सरकार अगर ये काम कर रही है, अगर उसको सच में इंप्लीमेंट अच्छे से कर ले तो आम जन के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। रियायत दर पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। टैक्सी चालकों को अधिक फायदा। अभी टैक्सी चालकों की कमाई का 20 से 30% जो है कमीशन के रूप में ओला और उबर जैसी कंपनियों को देना पड़ता था। सरकारी मॉडल में उनकी लगभग पूरी कमाई उन्हीं की होगी, यानी आपके लिए जो है सहकारी टैक्सी चलाना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब गवर्नमेंट का ये है। कमीशन नहीं कटने से हर राइड पर अधिक आय होगी, वहीं उपभोक्ता के बिल में भी कमी आएगी। कुछ वर्षों में देखा गया है कि ओला उबर कमीशन के कारण ही सिर्फ अपने
मनमाने रूट पर ही चलाना चाहते हैं, कई बार घंटों प्रतीक्षा कराई जाती है, राइड कैंसिल होने पर पैसा काटा जाता है। ये तो जनरल सी बात है इन दोनों की, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है 97 मार्क 1 लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका निर्माण करेगा, ठीक है। 62,000 करोड़ का सौदा ये हुआ है। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा इसके माध्यम से। बेड़े में मिग 21 की जगह लेंगे ये विमान। 48 विमानों को खरीद को पहले मिल चुकी है मंजूरी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है भारत की आर्थिक वृद्धि पर टैरिफ का असर नहीं है। ये जो S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां है, इन्होंने ये चीजें बताई है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा रहा है कि अगले 3 वर्षों तक जारी रहेगी विकास की यही गति। और S&P ने 18 साल बाद जो है ना बढ़ाई है भारत की रैंकिंग। तो ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा संकेत है भारतीय इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए कहा जा रहा है कि विकास दर जो है 6.8% रहेगी, इसकी भी इन्होंने घोषणा किया है। अगर भारत की बुनियादी ढांचे कनेक्टिविटी में सुधार होता है तो इससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली अड़चनें दूर होंगी और भारत के संभावित विकास पथ को और भी ऊंचा ले जाया जा सकेगा। भारत दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और पिछले 3 से 4 सालों के दौरान भारत अपने क्षेत्रीय समकक्षों की तुलना में विकास के मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उच्च अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव पर S&P एशिया पैसिफिक के अर्थशास्त्री विस्तृत राणा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित नहीं है। बाहरी मांग समग्र अर्थव्यवस्था में केवल 15% का योगदान देती है। 85% घरेलू कारकों द्वारा संचालित होती है। यह सुरक्षा का एक तत्व है। GST में सुधार से लंबी अवधि में बढ़ेगा राजस्व। सरकार ने आपने देखा होगा कि स्लैब में सुधार करना चाहती है। तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना है आपको, ठीक है ना। पाकिस्तान की जगह खेलेगी बांग्लादेश की टीम। आपको पता है कि बिहार के राजगीर में 29 अगस्त को होने वाले पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कहां पे आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपके लिए जो है ना बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 अगस्त से शुरू हो रहा है पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तान की और ओमान की जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान खेलेंगे, समझ गए ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसमें कहा जाता है कि भारत जो है मेजबान करेगा। मेजबान भारत को चीन, जापान और कजाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि पूल बी में मलेशिया, कोरिया, चीनी ताइपे, बांग्लादेश को जगह मिली है। मलेशिया और बांग्लादेश के मुकाबले के साथ 29 अगस्त को टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, जबकि प्रतियोगिता के पहले दिन के अंतिम मुकाबले में भारत और चीन आमने सामने होंगे। फाइनल तीसरे स्थान का प्लेऑफ 5वें 6ठे स्थान के क्वालिफिकेशन मुकाबला 7 सितंबर को होना है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना आज का जो करंट अफेयर्स है यानी 20 अगस्त 2025 का जो हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज इसी तरीके से आपको डेली मिलेंगे। थैंक यू सो मच।